When current is flowing in a conductor, because we have applied potential difference, जब उसमें करंट फ्लो हो रही होती है तो चार्जेस ड्रिफ्ट होते हैं और वो ड्रिफ्टिंग चार्जेस को एक अपोजिशन मिलता है रास्ते में। कौन सा अपोजिशन? वो ड्रिफ्टिंग चार्जेस दूसरे आयन से या एटम से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं और रास्ते में कोलिजन होता है। अगर एक कंडक्टर जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण इसको मूव करना है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते रास्ते में एक एटम से टकरा गया। इसमें हमने पढ़ा है कंडक्टर में दो तरह से फ्री चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्जेस और एक पॉजिटिव आयंस के चार्जेस। एक एटम है, एटम में जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इसमें नेगेटिव हैं और इसका नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और इस एटम से निकल जाएगा, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी जो एटम बचेगा उसका चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस ई, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया उसका चार्ज कैसा है? माइनस ई। इस तरह से ये भी एक पॉजिटिव एंटाइटी, एक चार्ज पार्टिकल है और ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो मूव कौन करेगा? तो आंसर है जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जो वेट में कम है, और वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो रास्ते में इसको जो भी पॉजिटिव चार्ज मिलता है ये उससे स्ट्राइक करता है, उसको टकरा जाता है। अगर ये उससे टकराएगा, बहुत स्पीड से जाता है, उससे टकराता है, तो यहां पर जाकर वो जिस किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, हो सकता है वो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देगा, खुद उसकी जगह स्लो स्पीड होके यहां पर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर बाहर से हम क्या देखते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां टकराया और यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये ड्रिफ्ट होना शुरू करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको फिर पॉजिटिव आयन मिलता है, उससे टकरा जाता है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तीसरे से टकरा जाता है। इस तरह से जिस इलेक्ट्रॉन को यहां से ड्रिफ्ट होके यहां तक आना है, रास्ते में उसको बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। दिस कोलिजन मेक्स ऑपोजिशन टू इट्स ड्रिफ्ट, दिस मेक्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रिफ्ट। सो व्हेन इट इज ड्रिफ्टिंग, it is colliding, and due to that colliding there is created opposition or obstruction to electric current. This opposition obstruction is called in physics as resistance. So what is resistance? What? Resistance is opposition or obstruction to electric current in a conductor when current is flowing in. What is the reason, cause? So this is the cause of resistance. Now this resistance, we make it a physical quantity. That means it can be measured, then it has certain rules of physics which it follows. तो रेसिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। Then how to measure resistance? When we apply certain potential difference here, this potential difference V is a measurable quantity. V उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं।
तो V और I दोनों का मेजरमेंट हम अलग तरीकों से कर सकते हैं, और जब हम इन दोनों का मेजरमेंट यहाँ करते हैं तो उनका डिवीजन V upon I, this gives us the measurement of resistance. So resistance is measured by measurement of V and I. Measure resistance को directly हम measure नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँगा कि इसका resistance बताइए, तो हम किसी और तरीके से रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है और इसकी करंट को मेजर करना है। सो वी ऑलवेज मेजर V एंड I एंड कैलकुलेट R. सो दिस इज हाउ इट इज मेजर्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम कैसे नापेंगे? ओके, तो रेसिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास है यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, बट वोल्ट पर एम्पियर वी कन्वर्टेड इनटू ए डिराइव्ड यूनिट, और वो डिराइव्ड यूनिट हमने साइंटिस्ट ओम के रिस्पेक्ट में बनाई एंड वी कॉल इट ओम unit. Ohm, this is the symbol. Okay, so ohm is the unit. How do we measure? V upon I. How much is 1 ohm? That we have seen in the previous lecture. Now, what is 1 ohm resistance? Do we have any material which gives us a standard resistance of 1 ohm or 10 ohm, so that in compare to this we can do the measurement of other resistances in the other conductors. जिस तरह से हमने measurement के चैप्टर में देखा, 1 kilogram is a standard mass of a iridium platinum block which is placed in international office of the standard of measurements. Similarly, क्या हमने रेसिस्टेंस का भी कोई मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया हुआ है? आंसर है यस, बनाया हुआ है, एंड दैट वी कॉल इंटरनेशनल ओम मेजरमेंट. सो इन मेजरमेंट वी हैव स्टैंडर्ड, वी कॉल इट इंटरनेशनल ओम. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ओम बनाना बहुत आसान है, हम भी अपने घर में बना सकते हैं. मर्क्यूरी को हमने एक लाइन में सेट करना है सो दैट इट्स फेस एरिया इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ये आप देख रहे हैं, इसका कुछ फेस एरिया है. वैसे ही हमने एक ग्लास की ट्यूब ली और उसका एरिया लिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर और उसमें मर्क्यूरी भर दिया, तो उस मर्क्यूरी का फेस एरिया कितना हो गया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हमको उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ लेनी है, और वो लेंथ हमको लेनी है 106.3 सेंटीमीटर. HG area of cross section 1 मिलीमीटर स्क्वायर. इतनी लेंथ का 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया का जो मर्क्यूरी होगा उसका मास भी बिल्कुल फिक्स होगा. एट दैट मास इज 14.4521. तो इतने ग्राम मर्क्यूरी 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया लेके उसको जब लंबाई में हम देखेंगे या हाइट में देखेंगे तो वो कितनी मिलेगी? 106.3 सेंटीमीटर उस कॉलम की लेंथ होगी. इसके दोनों सिरे पे ये हमने ऐसे बनाया, ओके, दिस. इसके दोनों सिरों के बीच में जो रेसिस्टेंस है, दिस रेसिस्टेंस इज 1 ohm. This is 1 ohm. This is known as international ohm.
तो ये हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, मेजरमेंट के ऑफिस में ये एक स्टैंडर्ड ओम बनाकर रखा हुआ है। सो फिर से ये रेसिस्टेंस V अपॉन I, ये इसका यूनिट है। कैन वी मेक द डायमेंशंस ऑफ इट? यस, डायमेंशंस, यूनिट हो गया डायमेंशंस। डायमेंशंस में देखिए, वोल्ट इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, एंड व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। दिस, नो, I will do it because our standard dimension is that of the current, so we have to convert everything into current. We do that. So this is work upon charge multiplied by I. This, now this charge is equal to current into time, I into T. So this will be work I into this I and I into T. T. Yes. Okay, now we start it. Work is ML2 T minus 2. These are the dimensions of work. This T will come up as T minus 1. This is ampere, ampere, they will come up as A minus 2. ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, so this will be ML2 T minus 3 and A minus 2. These are the dimensions of resistance. Dimensions of resistance. And now next and very important thing, छोटी सी चीज, रेसिस्टेंस आफ्टर ऑल किसकी प्रॉपर्टी होती है? किस चीज को चेंज करने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा? तो आंसर है कि जो भी सैंपल हमको दिया जाता है, सैंपल ऑफ ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, so every conductor has its own resistance. So resistance is property of a complete given conductor, and that conductor includes what? उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर उसका मेटल होता है, उसके अंदर उसके पास एक डायमेंशन लेंथ की होती है, उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसका कुछ टेम्परेचर होता है। All these together participate and make a resistance. और इसमें से उसका कोई भी फीचर चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है। ओके, सो रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? तो आंसर है रेसिस्टेंस एक गिवन सैंपल की प्रॉपर्टी है। राइट, नाउ वी सेम थिंग वी स्टडी रेसिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला आपने किया हुआ है, पिछले टॉपिक में आपने किया था। रेसिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला हमें मिला था Ne² टाउ अपॉन M। ओके, उस पर हम लोग अभी आएंगे एंड वी विल सी दैट। नाउ किसी भी सैंपल का रेसिस्टेंस उसकी किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? तो अभी मैंने आपको बताया, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और उस पे कौन सा मेटल है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, उसमें से हम कुछ चीजें अभी स्पेशल लेते हैं। सबसे पहले, हाउ रेसिस्टेंस इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance depends upon material, temperature, length and area of cross section of given sample. अब इनके इफेक्ट हम देखते हैं। पहले मटेरियल और टेम्परेचर
इसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, एक मटेरियल हमने लिया कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी एक मटेरियल जिसमें से करंट कंडक्ट होती है और उसका टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया. सो दीज टू थिंग्स आर बिकमिंग कांस्टेंट एंड वी विल स्टडी दीज टू थिंग्स, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जब हम किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ये एक कंडक्टर है, इसके साथ हमने ये एक दूसरा एक पीस और कंडक्टर का जोड़ दिया इसके साथ, सो इट्स लेंथ हैज बिकम डबल. नाउ व्हाट विल हैपन टू करंट हियर? फिर से यहां पर ये इतनी लेंथ थी और हमने यहां से सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बैटरी लगाई और इसमें करंट फ्लो हो रही है. अब दूसरे केस में मैंने क्या किया कि ये एक कंडक्टर है, इसके साथ ही दूसरा कंडक्टर भी जोड़ दिया और यहां पर ये कितनी लेंथ थी L और ये कितनी लेंथ है 2L. द लेंथ हैज इंक्रीज्ड 2L. नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? नो चेंज. एरिया A, सेम टेम्परेचर, सेम मटेरियल. एंड आई ऑब्जर्व्ड इट. इसको ऑब्जर्व करने से मुझे क्या दिखा कि अभी इसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया है. रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया है. Resistance increase with length, directly proportionate to length. अगर length 2 times है तो resistance भी 2 times है. It is not square of the length or cube or square root. It is simply simple relation. R is proportionate to L. Both have got power 1, 1. So resistance is proportionate to L. Length को डबल करिए, resistance डबल हो जाता है. हमको कैसे पता लगेगा? हमको इस फॉर्मूला से पता लगता है R is equal to V upon I. तो हमने क्या किया कि सेम पोटेंशियल ये लगाया और सेम पोटेंशियल है, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी I, वो करंट इसमें I डिवाइडेड बाई 2 हो गई. अगर ये करंट I डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेसिस्टेंस इन दिस सेकंड केस विल बी 2V अपॉन I अपॉन 2 इधर चला गया. तो पहला रेसिस्टेंस V अपॉन I था और दूसरा रेसिस्टेंस 2V अपॉन I हो गया. डबल क्यों हुआ? क्योंकि इसकी लेंथ डबल हो गई. दिस इज द रिजल्ट. तो ये लेंथ का रिजल्ट है. अब हमने एरिया का रिजल्ट निकाल के देखा. एरिया के रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, ये ऐसा लिया और इसके साथ ये दूसरा ऐसे ऐड कर दिया. तो इसका एरिया जो A था, A पहले ये सिंगल A था और अब ये कितना हो गया? डबल A. ऐसे में जब हमने यहां पर और इसमें भी हमने यही लगाया तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो करंट आई थी वो इस केस में 2I हो गई. डबल एरिया को क्या कर दिया? डबल. तो करंट भी क्या हो गई? डबल. रेसिस्टेंस का क्या हुआ? ये हमारे ओरिजिनल में रेसिस्टेंस R1 कितना था? V अपॉन I. इस केस में R2 कितना हो गया? V वही लगा हुआ है और ये 2I हो गया. V अपॉन 2I. That is equal to half of R1. तो हमने ये देखा कि जो इसका रेसिस्टेंस है वो कम हो गया. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. एरिया हमने कितना इंक्रीज किया? 2 टाइम्स. तो एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 टाइम्स और रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स. This gives us a mathematical relation that R is inversely proportionate to area और दोनों की पावर 1, 1. That means if we increase area 2 times, resistance will decrease by 2 times. So this is effect of length and effect of area.
Now, if we combine the two, then we see that is proportionate to length upon area. There has to be a constant of proportionality here. So, R is equal to rho L upon A. ये जो रो है, इसको अब हम देखते हैं ये कौन है. रो इज इक्वल टू आर एरिया अपॉन लेंथ. ये रेसिस्टेंस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. अगर हम एरिया को 1 कर देंगे, ये वाले एरिया को हमने कितना किया 1 यूनिट और लेंथ को भी कर दिया 1 यूनिट, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? तो रो इज इक्वल टू आर. इफ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, length is equal to 1 unit, then rho is equal to R. Okay, तो बेसिकली रो क्या चीज है? रो बेसिकली रेसिस्टेंस है. ओके, उसके साथ और क्या शर्त लगे कि अगर हम उस मटेरियल का एरिया कितना लेंगे 1 और लेंथ लेंगे 1, तो उसका जो भी रेसिस्टेंस है उसी को हम ये कांस्टेंट कहेंगे. तो इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा. देखिए, 1 एरिया और 1 लेंथ, ये उस रेसिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमको बताते हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये उस मेटल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है. स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि उस मेटल का लेंथ हम कितना ले रहे हैं 1, एरिया विड्थ इनटू हाइट, ये भी कितना ले रहे हैं 1. इसलिए ये जो रेसिस्टेंस होगा उसके साथ हमने एडजेक्टिव क्या लगाया? स्पेसिफिक. जैसे ग्रेविटी ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर. व्हेन वी से स्पेसिफिक, दैट मींस इट रिलेट्स टू 1 यूनिट. व्हेन वी टेक वाटर 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, then its mass is its specific, its mass divided by volume gives the specific gravity, specific density. So when we say specific, then it is related to a fixed size, and that size is 1, 1, 1. So here, when the metal has got size 1, 1, 1, 1 area, 1 length, then its resistance will be known as specific resistance.